नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। गोलमेज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे भारत और चीन की। और भारत और चीन की चर्चा क्यों? क्योंकि भारत और चीन के बीच जो टकराव हुआ था 2 साल पहले गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में, 2 साल इसको हो गए, लेकिन स्थिति जो है वो अभी भी उसी तरह की तनावपूर्ण है। हाँ, कुछ कमी जरूर आई है, कई दौर की बातचीत हुई है, बल्कि 14 दौर की बातचीत तो इस टकराव के बाद हुई है। कुल बातचीत 15 दौर की हो चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा हासिल नहीं हुआ है। और 15 जून 2020 वो तारीख थी जब गलवान घाटी में चीनी घुसपैठ हुई थी। इसमें कई भारतीय सैनिक मारे गए, चीनी सैनिक मारे गए, जिनकी संख्या के बारे में हमें ठीक से जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो टकराव था भारत और चीन के बीच में, ये लंबा चला और उसके बाद जो है वो तनाव बना रहा। ये तीसरा साल शुरू हो गया है इस टकराव के बाद। अभी भी कई इलाकों में, जैसे उन इलाकों में गलवान घाटी है, पैंगोंग त्सो है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है, इन सब में ट्रूप्स अभी भी तैनात हैं, लगभग 60,000 के करीब। और सवाल ये है कि जो एलएसी का मुद्दा है उसके हल को पाने के लिए हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितने हम कामयाब हुए हैं, जो टकराव हुआ था उसकी वजह क्या है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं आज, अभिजीत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए चर्चा में। ये जो गोलमेज का अंक है उसका शीर्षक ही है गलवान घाटी संघर्ष के 2 साल, सबब और सबक। तो हम पहले इसके सबब और सबक पे देख ले। एक आपकी छोटी सी टिप्पणी की, जो टकराव हुआ वो दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके गलवान घाटी में टकराव, अभी भी तनाव की स्थिति है, इतने दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत चीन के रिश्ते से क्या कैसे बदले हैं? अब ये तीसरा साल शुरू हो गया है, क्या सबक मिला है इससे? देखिए नकबा जी, ये जो गालवान में इंसिडेंट हुआ था, ये एक घातक हमला था और इसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी, इंडियन साइड पे भी और चाइनीज़ साइड पे भी। हमारी तरफ कोई 20 हमारे सैनिक मारे गए थे और सूत्रों से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसमें ये है कि चाइना की तरफ से भी 40-45 सैनिकों की मौत हुई थी। तो इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो थी वो था ट्रस्ट। और वैसे भी पहले से भी इंडिया और चाइना में कुछ खास ट्रस्ट ज्यादा था नहीं, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो काफी बढ़ गया है और उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो आपने जैसे बताया कि 10 राउंड के कोर कमांडर के टॉक हो चुके हैं, 15 राउंड के, और 10 राउंड के उसके बाद WMCC मीटिंग होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग, वो भी हो चुकी है, लेकिन कुछ खास निकल के नहीं आया और जो तनाव का माहौल है वो अभी भी बना हुआ है। इंडिया की तरफ से एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो डिसएंगेजमेंट हुआ भी है, और ये काफी चर्चे में था कि हम डिसएंगेज करेंगे, वो बड़ा पार्शियल सा डिसएंगेजमेंट है। और उस डिसएंगेजमेंट में ये है कि सिर्फ एक जैसे पैंगोंग त्सो लेक है, गालवान वैली है, उसमें थोड़ा बहुत जो पुल बैक हुआ है, लेकिन डेपसांग और डेमचोक, आपने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स बताया, वो भी, ये बहुत क्रिटिकल एरियाज हैं, फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जहां पर से चाइना का अभी भी जो है वो डिप्लॉयमेंट है और इंडिया ने भी काउंटर डिप्लॉयमेंट कर रखा है। तो ये टॉक्स में कुछ ये निकल के नहीं आ रहा है कि चाइना और इंडिया कैसे अपनी ट्रूप्स को पीछे लेंगे। चाइना इनफैक्ट काफी इंसिस्टेंट है कि वो अपनी ट्रूप्स को वापस नहीं लेगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो चाइनीज टेरिटरी में बैठी हैं। तो अभी ये एक पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ बन गया है, एक स्टेलमेट की सिचुएशन है, जिसमें ना इंडिया ना चाइना पीछे हटने को तैयार है। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना ने बनाया है वो बहुत ही उच्च दर्जे का है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है अपनी तरफ जो बनाया। उन्होंने जो ब्रिजेस बनाए हैं, जो रोड्स बना रहे हैं वो अपनी तरफ, बंकर्स बना रहे हैं, वो उनकी पोजीशन को और सुदृढ़ करेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं कर रहा है, हमने भी अपनी तरफ, जैसे शायलॉक रिवर है डीबीओ में, दौलत बेग ओल्डी में, वहां हमने ब्रिजेस बनाए हैं, हमारी तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बन रहा है। एक रिपोर्ट ये आई थी कि इंडिया ने पिछले ही 2 साल में 27 रोड्स, ब्रिजेस वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया है। तो हमारी तरफ से भी मैच अप करने की का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चाइना का जो टेरेन है, हमें यह समझना है कि चाइना की तरफ जो टेरेन है उसमें मोबिलाइज करना ज्यादा आसान है चाइना के लिए। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनको एक एडवांटेज देता है जो इंडिया की तरफ नहीं है। दूसरा ये हुआ है कि क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है, तो ना कि लद्दाख
लेकिन बीच का जो हमारा सेंट्रल सेक्टर है और जो ईस्टर्न सेक्टर है, वहां पर भी जो है वो तैनाती हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो एलसी है वो मिलिटराइज हो गई है। तो सिक्किम में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, हिमाचल में अभी जो है वो ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं। और इसका मतलब अब ये है कि अगर पुल बैक भी करना है, अगर टॉक से कुछ निकल के भी आता है, तो इतने पूरी पूरी एलसी के ऊपर डी एस्केलेट करना काफी मुश्किल होने वाला है। तो ये सब देखते हुए जो आपने जैसे पूछा कि इससे क्या लेसन्स मिलते हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लेसन ये है कि ये जब 2020 में ये घटना घटी थी, तब एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था हमारी तरफ से। वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होना चाहिए था। जिसे कहते हैं कि चाइना के साथ यू कैन नेवर टेक इट इजी, कि आप कभी भी जो है वो ये नहीं सोच सकते हैं कि अभी जो है वो डी एस्केलेशन का माहौल है और चाइना कुछ ऐसा कोई ऐसा ट्राई नहीं करेगा कि हमारी तरफ इंकर्जन करेगा। तो तैयारी हमेशा बनाई रखिए, इस तरह की स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक इंटेलिजेंस फेलियर, दूसरा कि प्रिकॉशनरी मूव्स हमें लेने चाहिए थे। जब हमें शुरू में पता चला इस बारे में, क्योंकि ये मई से चलता आ रहा था, ये जून में तो ये जाके कल्मिनेट हुआ है जबकि इंसिडेंट हुआ है, लेकिन मई से चलता आ रहा था ये 2020 के मई से। और हमें प्रिकॉशनरी मूव्स तब ले लेने चाहिए थे, हमें डिप्लॉयमेंट्स अपने बढ़ा देने चाहिए थे। और जब ये इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट से पहले हमें पता था कि चीनी ट्रूप्स जो हैं वो वहां पर हैं, और हमने अपने जो ट्रूप्स भेजे भी थे उनके साथ हमने हथियार नहीं भेजे थे। वो एक हमसे चूक हुई। तो मेरी तरफ से मेरा ये भी सोचना है कि हमने जो प्रिकॉशनरी मूव्स हैं वो ठीक तरीके से नहीं ली। तो दो चीजें हैं आपने बताई, एक तो प्रिकॉशनरी मूव्स जो है वो हमने सही तरीके से नहीं ली, और इंटेलिजेंस फेलियर काफी हद तक भी वहां पर था। और एक ये बड़ी बात जो भारत को शायद पहले भी समझ आई थी, लेकिन समय समय पे इस बात को भूल जाते हैं कि चीन के साथ कभी भी हमेशा तैयारी बनी रहनी चाहिए। यू कैन नेवर टेक इट इजी। तो ये जो है, और अभी भी जिस तरह से सब तरफ सैनिक तैयार हैं, तैनात है, एक ऐसा माहौल जो यहाँ पे बना हुआ है। अभिजीत जी, हाल में ही यहाँ पर पैसिफिक एरिया कमांडिंग ऑफिसर अमेरिका के जो है चार्ल्स फ्लिन आए, और उनसे पत्रकारों की भी बातचीत हुई, ओआरएफ में भी उनसे बातचीत हुई लोगों की। उन्होंने एक बात कही कि चाइनीज गतिविधि जो है, चीनी गतिविधि जो लद्दाख में है, वो आंख खोलने वाली है, वो चौंकाने वाली है, कितनी तेजी से वहां पे ये गतिविधि चल रही है, और भारत को सचेत रहना चाहिए। भारत सचेत है, भारत की अपनी तैयारी है, भारत ने इस पर जवाब भी दिया। लेकिन जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बन रहा है, वेस्टर्न थिएटर जो वहां पर है, उन्होंने कहा कि वो डराने वाला है। तो इसे देखते हुए देखिए, भारत और चीन के बीच में जो टकराव हुआ गलवान में, भारत चीन के बीच में टकराव पहले हुए हैं, युद्ध हुए हैं, और ये स्थिति ये सब ऐसी बनी रही है। कैसे वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहा, और अभी जिसकी वो बात कर रहे हैं, भारत की तरफ से भी उसकी तैयारी है। क्या बदला है इस गलवान के बाद भारत चीन के बीच? देखिए, ये बात जो आपने बताई कि जनरल फिल्म आए थे, उन्होंने ये हाईलाइट किया कि जो चाइनीज की तरफ से, जो चीनी तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उन्होंने कहा ये अलार्मिंग है, ये आई ओपनिंग है, ये बहुत चिंताजनक है। और यही बात उनके डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन ने शंग्रिला डायलॉग में रिपीट की, जबकि करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो चीनी डिप्लॉयमेंट्स हैं भारत के साथ बॉर्डर पे, वो बहुत चिंताजनक है। तो अब ये बात जो बार बार दोहराई जा रही है, एक तो रीजन ये है इसका कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में द्वंद्व चल रहा है, उसमें यूएस का ये मानना है, अमेरिका का मानना है कि इंडिया खुलकर उनके साथ नहीं आया है, और वो अभी भी जो है वो रशिया की तरफ ज्यादा उसका झुकाव है। तो और ये उनका मानना है कि ये शायद इससे भी इसलिए भी हो सकता है कि जब चीन और भारत का ये टकराव हुआ था गलवान में, तब शायद ऐसी धारणा है भारत में कि उसको इंटरनेशनल सपोर्ट, यूएस से इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, जबकि यूएस ने कुछ स्टेटमेंट जरूर बनाए थे। तो अब वो इस बात पे खुलकर बात कर रहे हैं ताकि वो ये बता सकें कि हम दोनों देश बहुत हमारे जो रिलेशन हैं वो काफी अच्छे हैं, और अगर इंडो पैसिफिक में कुछ होता है तो हम साथ हैं इसमें। क्वाड में वो हमारे साथ ज्यादा क्लोजनेस दिखाने की कोशिश करते हैं। और अभी जो हाल ही में क्वाड मीटिंग हुई थी, उसमें भी जो एक इंडो पैसिफिक के ऊपर जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव हुआ है, उसमें भी भारत का उनको बहुत सपोर्ट मिला। तो ये एक
एक पॉलिटिकल मूव भी है, जिससे वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम के भारत और अमेरिका इसमें साथ हैं, और जो जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, रशिया हो या चीन हो, उसमें हम मिलके ये जो है ये जंग लड़ेंगे। जबकि ये इंडिया की तरफ से बहुत क्लियर है कि जंग जो जो चाइना के साथ है, उसमें हमारी कोई मदद नहीं करने वाला है, वो बॉर्डर पे है, और उसमें हम सिर्फ हमें हमें ही देखना है क्या हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें ज्यादा हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और एनईए का स्टेटमेंट भी आया था इसके बाद कि हमें पता है एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है वहां पर, लेकिन ये उनकी तरफ हो रहा है। वो जो ये भी गलत धारणा है कि वो जो ब्रिज बना रहे हैं वो हमारी तरफ बन रहा है। ये जो पैंगोंगसो लेक का नॉर्दर्न एंड है, उस तरफ है ये। तो ये इसमें हमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एग्जैक्टली चीन वहां पर कर क्या रहा है। पर बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही कि ये एक पॉलिटिकल पोजिशनिंग भी है, और एक तरह का एक संदेश देने की कोशिश है, दिखाने की कोशिश है कि चीन की जो स्थिति इस समय दुनिया में है, खास करके रूस और यूक्रेन के टकराव के और युद्ध के दौरान, उसमें भारत और अमेरिका कैसे एक साथ है, क्योंकि भारत ने कभी भी खुलकर इस युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया, और इस बात को दिखाने की कोशिश है कि भारत के युद्ध में अमेरिका साथ है। आपने सही कहा कि जब ये टकराव था उस समय कहीं कोई बहुत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तब नहीं मिला था भारत को। अब ये दोनों जो देश हैं उनके बीच में ये टकराव और गतिरोध जो है वो बना हुआ है, और ये अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान चीन का राइज है, चाहे वो आर्थिक हो, मिलिट्री हो, जैसे पॉलिटिकल पावर हाउस के तौर पे वो हो ही रहा है, और वो जो पावर बैलेंस है उसमें भी एक शिफ्ट आई है अब। जी तो और इसका जो असर है वो दुनिया भर में महसूस हो रहा है, खास करके रशिया और यूक्रेन के टकराव के बीच रूस और चीन ज्यादा नजदीक आए। इन सब का असर और ये जो पावर बैलेंस में शिफ्ट है, ये जो हिंद प्रशांत महासागर है, ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है, इसमें किस तरह का असर दिखाई देता है? किन पे हमने देखा कि क्वाड और ज्यादा मजबूत हो रहा है, और ऑकस का जो संधि है वो आई है। ये सब इसको देखते हुए ही हो रहे हैं, इसके असर को समझना चाहेंगे। ये आपने बिल्कुल सही बात कही नगमा जी के जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें एक शिफ्ट आया है, और वो इसीलिए आया है क्योंकि जो रशिया का, जो रूस का और यूक्रेन का युद्ध है, उसमें ये सोचना अब ये है कि रूस किसी तरह थोड़ा सा वीकन हो गया है, और जो चीन जो है वो उभर के आया है एज द प्रिंसिपल एशियन पावर। अब लेकिन देखिए ये है कि जो गालवान इंसिडेंट था और जो गालवान का थिएटर है, लद्दाख का थिएटर है, वो चाइना के लिए एक टैक्टिकल थिएटर है। जो सामरिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है वो हिंद प्रशांत महासागर है, इंडो पैसिफिक है, और उसमें चाइना की जो प्रेजेंस है वो पिछले कुछ महीनों में बढ़ी है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि चीन अपनी प्रेजेंस साउथ चाइना से भी तो बढ़ा ही रहा है, वेस्टर्न पैसिफिक में बढ़ा रहा है, लेकिन सदर्न पैसिफिक में बढ़ा रहा है अपनी प्रेजेंस, वो इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है। आप देखें कि कंबोडिया के साथ उनका एक अग्रीमेंट है, चीन का अग्रीमेंट है, उसमें एक बेस बनाना है, वो उस बेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। वो बांग्लादेश में, वो म्यांमार में, वो मालदीव्स में, वो अफ्रीका में काफी मात्रा में डिफेंस एड भेजते हैं, और वहां पर भी वहां उनके डुअल यूज बेसिस जिसे बोलते हैं, दो तरीके के बेसिस हैं, उसमें आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं। ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि जब हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो इसे सिर्फ मिलिट्री फ्रेम में देखना सही नहीं होगा, क्योंकि जो चीन की स्ट्रैटेजी है, जो उसकी रणनीति है, वो साउथ चाइना सी में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल परे है इंडियन ओशन से। साउथ चाइना सी में उसका हम कहते हैं फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस है, तो वो काफी ज्यादा मात्रा में अपने सैनिक जो है उसने वहां डिप्लॉय किए, तैनात किए हुए हैं साउथ चाइना सी में, और ये बहुत मिलिट्री मूव्स है वहां पर। इंडियन ओशन में जो है वो चाइना का इंक्रीमेंटल स्टेक होल्डरशिप है कि वो धीरे धीरे करके अपनी स्टेक होल्डरशिप इस जगह बढ़ा रहा है, और वो यहाँ पर एक डेवलपमेंटल पार्टनर बन रहा है, वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभरने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्ट्रैटेजी जो है उसे सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी से काउंटर नहीं किया जा सकता।
तो ये इंडिया की तरफ से हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी जब काफी बातें होती हैं जिसमें बोल रहा है कि हमें काउंटर डिप्लॉयमेंट करना चाहिए इंडियन ओशन में, हमें यूएस के साथ मिलकर, क्वाड नेशन के साथ मिलकर अपनी अपनी नेवल प्रेजेंस वहां बढ़ानी चाहिए। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन हमें चाइना को काउंटर करने के लिए अगर बैलेंस ऑफ पावर चेंज करना है तो एक कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, और उस कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी में आर्थिक मेजर्स भी आएंगे, उस स्ट्रैटेजी में टेक्नोलॉजी भी होगी, साइबर भी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और अगर आप रिसेंट टाइम्स में अगर जो हमने मूव्स किए हैं, जैसे ये इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमने बनाया है, जो नया इनिशिएटिव हुआ है, उसमें भी देखें तो यही सब चीजें निकल के आई हैं कि इसमें मिलिट्री की बात कहीं नहीं है, इसमें रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की बात है, इसमें ट्रेड बढ़ाने की बात है, इसमें टेक्नोलॉजी की बात है, इसमें साइबर की बात है। तो ये जितनी सब कुछ है, और एक मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात है, क्योंकि चीन की जो स्ट्रैटेजी ये है कि इंटेलिजेंस कलेक्शन बहुत करते हैं वो इंडियन ओशन में आके और वहां आके, और ये फिशिंग बोट्स करती हैं। तो इलीगल फिशिंग को रोकने के लिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस एक प्रोग्राम बनाया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट को सही करने के लिए हमें अपने पार्टनरशिप्स जो है उस पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी यूएस के साथ, जबकि यूएस का प्रेजेंस इंडियन ओशन में इतना नहीं रहने वाला है, उनका प्रेजेंस ज्यादा वेस्टर्न पैसिफिक में रहने वाला है। लेकिन हमें पार्टनरशिप्स बना के, एक कॉम्पोजिट स्ट्रेटेजी बना के, काफी और एरियाज में भी, सिर्फ मिलिट्री में नहीं, और एरियाज में भी अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा। जी, तो ये जो एक तरह से माफ कीजिएगा रिवाइवल देखा हमने क्वाड का, या फिर हमने ट्राइलैटरल संधि देखी ऑकस की, ये सब शायद इस दिशा में कोशिश है। ये जो लेकिन रूसी आक्रमण हुआ एक तरह से यूक्रेन पे, और जो पश्चिमी देशों का की उसके ऊपर प्रतिक्रिया रही, उसने कैसे अभिजीत एक नया डायमेंशन इस पूरे पावर स्ट्रगल में, ये जो पावर स्ट्रगल इंडो पैसिफिक में चल रहा है उसमें जोड़ा, क्योंकि चीन या बेजिंग और मॉस्को जो है उनकी नजदीकी और ज्यादा थोड़ी बढ़ी है, ये बहुत दिखा है, और वो जो ग्लोबल डिवाइड वो बहुत बढ़ा है। तो इंडो पैसिफिक का जो ये टकराव है वो रशिया यूक्रेन टकराव की वजह से किस तरह का बदलाव उसमें देखा गया है? देखिए, ऐसा है कि ये समझ के चीन और रूस बहुत पास आ गए हैं, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन चीन रूस को पूरी तरीके से अभी तक सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि चीन का ये मानना है कि ये जो अटैक हुआ था यूक्रेन के ऊपर, ये जरूरी नहीं था, और इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आए हैं उसका खामियाजा चीन को भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये मानना कि चीन और रशिया जो है वो बिल्कुल एक साथ हैं, और अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें वो साथ होंगे, वो मेरे ख्याल से ये रीडिंग सही नहीं है, क्योंकि चीन की स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी है। आप देखें कि चीन ने जो ताइवान के ऊपर स्टेटमेंट्स बनाए हैं, और जो ताइवान में उन्होंने, वो उनका कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसे वो कहते हैं, साउथ चाइना सी और ताइवान। तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं ताइवान के लिए, साउथ चाइना सी के लिए, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी सोवरेन टेरिटरी है और हम इसे डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। उनका वो एग्रेसिव इंटेंट, आक्रामक इंटेंट नहीं है जो रूस का था यूक्रेन में। और चीन की स्ट्रैटेजी अगर आप देखें, अगर जब वो जैसे यूएस ने भी अपने काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं साउथ चाइना सी में, चीन ने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि आप अगर ताइवान में ज्यादा उलझने की कोशिश करेंगे तो हम पुशबैक देंगे आपको। लेकिन चीन उतना एग्रेसिव नहीं है जितना रशिया रहा है यूक्रेन में। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप किसी एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्पिटिटर से डील कर रहे हो, तब आपकी खुद की स्ट्रेटेजी भी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए। ये सिर्फ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स, काउंटर डिप्लॉयमेंट से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि चीन ये कभी करेगा ही नहीं कि वो स्ट्रेट एक धावा बोल दे ताइवान के ऊपर। चीन की स्ट्रेटेजी जो है बड़ी राउंडेड स्ट्रेटेजी होगी, जिसमें वो बहुत तरफ से ताइवान को घेरेगा और बहुत मुद्दों पे, बहुत एरियाज में उसको घेरेगा। तो उसके लिए हमें जो है, अगेन जैसे मैंने कहा था कि वो जो प्रिकॉशनरी मूव्स हैं वो हमारे बड़े सोचे समझे होने चाहिए, और हमें खुद की भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि चीन को कैसे हिंद प्रशांत महासागर में, और पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न पैसिफिक है उसमें उसको कैसे कॉर्नर करना है। और आपने देखा कुछ अभी हमने अपने साउथ चाइना सी में भी डिप्लॉयमेंट्स थोड़े बढ़ाए हैं, क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि ये जो गालवान में हो रहा है, जो हमारा बॉर्डर पे जो एक कंपटीशन है चीन के साथ, इसका जो
आंसर है या इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो इंडियन ओशन में भी नहीं हो सकता, ये हिंद प्रशांत महासागर में होगा। उसके लिए हमें अपने डिप्लॉयमेंट्स चीन के टेरिटरी में बढ़ाने पड़ेंगे, साउथ चाइना सी में बढ़ाने पड़ेंगे, वेस्टर्न पैसिफिक में बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है इस सिचुएशन की। जी जी। जो गालवान घाटी में टकराव हुआ उसे 2 साल बीत गए। उससे पहले भारत और चीन के बीच युद्ध हुए, उसके पहले भी टकराव और खास करके एलएसी को लेकर कुछ न कुछ तनाव जो है वो बना रहा। लेकिन गलवान जो है वो उसने एक ऐसा मोड़ खड़ा किया है कि उसके बाद में सतर्कता और बढ़ी है, डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ी है फोर्सेस की। और हम कह सकते हैं एक आखिरी टिप्पणी आपसे कि गलवान जो हुआ उसके पहले तो चीजें होती रही, पर गलवान घाटी के बाद में भारत चीन को जैसे देखता है। आपने शुरुआत में कहा कि सबसे बड़ा जो शिकार इसमें किसी चीज की हानि हुई वो ये कि विश्वास की। तो विश्वास की कमी वैसे भी रही थी, अभी भी रिश्तों में विश्वास की कमी तो है ही। बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि बातचीत से ही कुछ हल आगे का भी निकलेगा। लेकिन ये हम तीसरे साल में हैं इस टकराव के बाद। तो आप इसे कैसे आखिर में आप इसे समाप्त करना चाहेंगे कि भारत और चीन अगर हम देखें इस टकराव के बाद तो हम एक दूसरे के सामने कैसे और कहाँ खड़े हैं? देखिए नगमा जी, ये मैं इसको समाप्ति में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे रिलेशंस हैं उसमें थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ है। ये बात सही है कि गालवान में जो इंसिडेंट हुआ था वहां पर एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो काफी बड़ा है। लेकिन हमारा ट्रेड बढ़ा है चाइना के साथ, अभी 30 बिलियन पे पहुंच गया है, $30 बिलियन का ट्रेड चल रहा है। अभी हाल ही में हमने ब्रिक्स के माध्यम से एक इनिशिएटिव किया है जिसमें इंडिया और चाइना सैटेलाइट स्पेस कोऑपरेशन करेंगे। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ब्रिक्स समिट में जाएंगे जो चीन में होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो सारे डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो हैं, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स चीन के साथ बंद किए हैं। ये उस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच थी। और हम अभी भी कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन ये मानना कि चीन जो है वो एक प्रतिद्वंदी या एक जैसे कि दुश्मन राष्ट्र है, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट एन एनिमी स्टेट। और अगर बातचीत चलती रही तो कुछ ना कुछ हल इस बात का जरूर आ सकता है। आपको पता है जब वैंग यी यहाँ पर मई में आए थे तो उन्होंने ये बात दिखाने की कोशिश की थी कि हमें ये जो बॉर्डर का डिस्कशन है वो एक ट्रैक पर रखना चाहिए, लेकिन हमें अपनी रिलेशंस में सुधार लाना है, उसे वापस पटरी पे लाना है। और इंडिया इस बात से सहमत था। बट यही है कि बस इंडिया का स्टैंड ये था कि आप जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उस पर जरा डीएस्केलेशन दिखाएं और हम सुधार दिखाने के लिए तैयार हैं। तो हमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए इस बारे में, और शायद फ्यूचर में ऐसे मूव्स हो इंडिया की तरफ से और चीन की तरफ से जिससे हमारे जो रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हो। जी, और इसी पथ पे आगे बढ़ रहे हैं दोनों देश के रिश्ते अच्छे हों। जैसे आपने कहा कारोबार दोनों देशों के बीच में बढ़ा है। भारत और चीन के बीच में $30 बिलियन का जो है कारोबार है। प्रतिद्वंदी जरूर हैं भारत और चीन, कई मायनों में कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन ये गुंजाइश बनी हुई है और बनी रहनी चाहिए कि बातचीत होगी और दोनों देशों के रिश्तों में लगातार सुधार होगा। एक सतर्कता अपनी जगह पे बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोलमेज इस अंक में शामिल होने के लिए।